नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। 2024 की पहली छमाही में यानी जनवरी से जून के दौरान अफोर्डेबिलिटी रेशियो स्थिर रहा है। कोविड के दौरान कम हुई ब्याज दरों से अफोर्डेबिलिटी को सहारा मिला और लंबे समय से ये स्थिर ब्याज दरों ने घरों की किफायत को सपोर्ट किया। तो आखिर ये अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स होता क्या है, कैसे आपको पता चले कि आप जिस घर को खरीदने जा रहे हैं उसकी कीमत आपकी इनकम को देखते हुए ठीक है या नहीं। देश के टॉप शहरों में अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स की नज़र से कहां सबसे किफ़ायती भाव हैं और कौन से शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं गुलाम जिया, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया। गुलाम सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल मेरा ये होगा कि अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स की करेक्ट कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे हमें पता चले कि प्रॉपर्टी की कीमत हमारे बजट में है या फिर बजट से बाहर है। बहुत शुक्रिया दीपक जी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर दावत देने का। आज ये मौका है कि हम आपके दर्शकों को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें कि अफोर्डेबिलिटी या अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स हम किसे कहते हैं और वो किस प्रकार से कैलकुलेशन होता है। तो इसके इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो अगर हम ध्यान दें कि चूंकि अफोर्डेबिलिटी का ताल्लुक सीधा साधा आपके जेब पर, आपकी आमदनी पर है, तो इसका सबसे पहला हिस्सा जो है आपकी सालाना आमदनी को आंका जाएगा कि आपके सालाना आमदनी में किस प्रकार से इजाफा हुआ है। अब इस आमदनी को आपके हाउस होल्ड इनकम, मुकम्मल आमदनी कह ले, चाहे जिसमें आपकी सैलरीज हो या आपके जो भी कारोबार की वजह से आपको जो कमाई हो रही हो, या फिर अगर आपने किसी और निवेश के साथ आपकी जो आमदनी हो रही है, उसे हम आमदनी में हिस्सा देते हैं। और उन सारी हर किस्म की आमदनी को हाउस होल्ड इनकम में जोड़ा जा रहा है कि अगर मान लें 50 या 52, जैसे कि हम अगर मुंबई का जिक्र करें, यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स इस समय 50-51 के आसपास है। मतलब अगर आप 100 रुपए आपकी आमदनी है तो उसमें से 51 रुपए मकान खरीदने में या मकान की ईएमआई भरने में या मकान की तरफ से जो सारे खर्चे लागू हैं वो सब आप उस पर खर्च करने वाले हो। एक वक्त था जब यही इंडेक्स, अगर हम मुंबई ही की बात करें, ये तकरीबन 78-80 तक जा चुकी थी। मतलब आपकी आमदनी का इतना बड़ा हिस्सा केवल मकान में या घर में एक एक अपने सर पर एक छत बनाने में लग रहा था। उस चीज को पिछले चंद सालों में बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया है, पिछले साल 10 साल में। और अब जाके मुंबई में भी अफोर्डेबिलिटी तकरीबन 51 के पास आसपास आ चुकी है। तो ये एक तस्वुर है आपके सारे व्यूअर्स को समझाने के लिए कि अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स किस प्रकार काम करती है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुलाम साहब, टॉप 8 सिटीज की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर कोविड के बाद से कई कारण थे जिन्होंने अफोर्डेबिलिटी को दायरे में लाने का काम किया। इनमें कम हुई कीमतें, ब्याज दरों में कटौती समेत और भी कई कारण हो सकते हैं। शायद यही वजह रही कोविड के बाद से हमने प्रॉपर्टी में लगातार उनकी कीमतों में रैली देखी, सेल में हमने रैली देखी, जो अभी तक जारी है। अभी टॉप सिटीज में अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स का रेशियो क्या कह रहा है? सबसे पहले तो मैं एक पूरे मुल्क में जिस प्रकार की स्थिति है उस पर मैं थोड़ा टिप्पणी करके उसके बाद मैं फिर अलग अलग शहरों की बात कर सकता हूं कि ओवरऑल जो स्टेबिलिटी अगर हम पिछले साल की बनिस्बत इस साल देखें, ये बरकरार है। जो नंबर हमने पिछले साल देखे थे वही नंबर हमें दोबारा इस साल भी पहले 6 माही में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी बरकरार है। ओवरऑल आपकी अफोर्डेबिलिटी पर सारे मुल्क के जो टॉप 7 या 8 शहर जहां पर हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, वहां पर कोई खास फर्क नहीं देखा गया, तकरीबन सेम ही बना हुआ है। शायद 2022 में कोविड के तुरंत बाद थोड़ा सा उभार देखा गया था, उसके बाद ये अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई है पिछले साल, और 1.5 साल से वो तकरीबन स्थिर बनी हुई है। तो ये अफोर्डेबिलिटी का इस समय एक एक बैलेंस बना हुआ है, काफी स्थिर है। मकानों के दरों में, मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद अफोर्डेबिलिटी बरकरार है, स्टेबल चल रही है। गुलाम सर, सिटी वाइज वेटेड एवरेज प्राइस को अगर हम देखें तो कैसा ट्रेंड है? तो वेटेड एवरेज 6 से 7% के दरमियान जो मकानों की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके सामने आमदनी भी उतनी ही बड़ी है। और खास तौर से चूंकि इंटरेस्ट रेट स्थिर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, तो ओवरऑल जो मकान होम लोन इंटरेस्ट रेट के भी स्टेबल होने के कारण कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट या अफोर्डेबिलिटी पर ज्यादा अंकुश लगता नहीं दिखाई दिया। जैसी पहले थी वैसी अब भी बरकरार है। एक और अहम सवाल है गुलाम सर, जाहिर तौर पर अफोर्डेबिलिटी पर ब्याज दरें बड़ा रोल निभाती हैं। इस बार आरबीआई ने एक बार फिर मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों को लेकर कोई बदलाव नहीं किया है। इसको देखते हुए अगली छमाही के लिए अफोर्डेबिलिटी रेशियो आपको कैसा रहने वाला दिख रहा है? इसमें मुझे लगता है अफोर्डेबिलिटी रेशियो में थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट मुझे उम्मीद है।
और उसका एक और कारण है कि इस साल हालांकि आरबीआई के जो होम लोन इंटरेस्ट रेट्स हैं, इंटरेस्ट के दरें हैं, वो बरकरार है। अब ये जो गवर्नमेंट ने बजट में जो एक नया प्रावधान दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके दोबारा मास हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग पर जो ध्यान आकर्षित किया है, इसके चलते अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में खास तौर से अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होने की हमें बहुत बहुत उम्मीद है और अगले 6 महीनों में इसका असर हमारे मार्केट्स पर दिखाई देगा। तो ओवरऑल पिछले 2.5-3 साल से जहां अफोर्डेबल हाउसिंग अपने आप में एक अलग ही रुख पर चल रही थी, बहुत ही दुश्वार वक्त से गुजर रही थी, अब इस नए प्रावधान के चलते उसमें भी इंप्रूवमेंट की पूरी उम्मीदें हैं। अगले 6 महीने बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे यकीन है कि अफोर्डेबिलिटी और इंप्रूव होने जा रही है। गुलाम सर, ये तो आपने घर खरीदने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर अफोर्डेबिलिटी और इंप्रूव होने वाली है तो उन्हें घर खरीदना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? पहले तो सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा, साफ करना चाहूंगा कि मकानों की दरों में, कीमतों में कमी होती हुई तो नहीं दिख रही है। ये बढ़ोतरी इसी प्रकार चलती रहेगी, 5-6%, 7% बढ़ती रहेगी। लेकिन इसके सामने जो हमें उम्मीद है जिस बात की, वो एक तरफ तो ये है कि ओवरऑल पूरे मुल्क में जिस तरह का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बना हुआ है, जिसके चलते हमारे अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट पिछले चंद सालों से तकरीबन हर साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो होम लोन इंटरेस्ट रेट है, सबसे ज्यादा जिसका इम्पैक्ट हम महसूस कर रहे होता हुआ वो होम लोन इंटरेस्ट रेट को है। इस समय जैसा आपने बताया, आज उसे स्थिर रखा गया है। आगे अगले क्वार्टर में हमें उम्मीद है कि दोबारा उस पर गौर हौस करने के बाद शायद उसमें और कमी लाई जाएगी। लेकिन ये सब हो या ना हो, उसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया, अफोर्डेबल हाउसिंग में जो एक ओवरऑल रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन आधे से 2/3 हिस्सा अफोर्डेबल हाउसिंग में जाता है, उसमें जो उठान आएगी वो गवर्नमेंट ने जो स्पेशल स्कीम लाई है, जिसके अंतर्गत एसएलसीसी या जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर जो सहूलतें प्राप्त होंगी, उनके लेके वहां पर अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। तो मकानों के दरों में, कीमतों में कमी से ज्यादा आपकी अफोर्डेबिलिटी में इंप्रूव इस कारण होगा कि आपको आसान दरों पर होम लोन इंटरेस्ट आगे चल के मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अहम बात कही आपने कि प्रॉपर्टी की कीमतें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। कम से कम संकेत तो यही कह रहे हैं। हाँ, ब्याज दरें अभी स्थिर रह सकती हैं, जिससे आपका लोन महंगा नहीं होगा। ये एक बड़ा कारण बनेगा अफोर्डेबिलिटी में और सुधार करने का। जाहिर तौर पर आगे भी हम देखेंगे अफोर्डेबिलिटी बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया करेंगे गुलाम सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुख करते हैं अगली खबर का। 23 जुलाई को वित्त मंत्री ने बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर जो ऐलान किया, उस ऐलान का ऐसा विरोध हुआ कि वित्त मंत्री को इसमें बदलाव करने पड़े। बात रियल एस्टेट की है तो आपको बता दें कि पहले प्रॉपर्टी बेचने पर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था, जिसमें इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलता था। बजट ऐलान में बदलाव हुए और एलटीसीजी को एक मुश्त 12.5% कर दिया गया, लेकिन इंडेक्सेशन का लाभ यानी महंगाई जो कि एडजस्ट की जाती थी, उसे हटा दिया गया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं वित्त मंत्री ने क्या ऐलान किया था और बाद में क्या बदलाव किए। Long term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. The taxpayer can compute his taxes under the new scheme, which is 12.5% without indexation, and the old scheme, 20% with indexation, and pay such tax which is the lower of the two. यानी अब उन लोगों के पास जिन्होंने 23 जुलाई 2024 के पहले तक प्रॉपर्टी खरीदी है, दोनों विकल्प हैं, इंडेक्सेशन के साथ 20% या बिना इंडेक्सेशन के 12.5%। जहां कम लगे वो ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी गई प्रॉपर्टी पर नया नियम यानी 12.5% बिना इंडेक्सेशन वाला नियम लागू होगा। इस पर टैक्स एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। जो इंडेक्सेशन आता कहां से? ये जो सीआई इन्फ्लेशन है उसका 75% लिया जाता है कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो सपोज किसी साल में इन्फ्लेशन 6% है तो उसका 75% दैट इज 4.5% इज टेकन एज अ सीआईआई। 2001 में किसी ने प्रॉपर्टी ली है तो उस प्रॉपर्टी का 2001 में जो प्राइस था वो, उसके बाद हर साल का सीआई लेके उस प्रॉपर्टी का प्राइस को इन्फ्लेट किया जाता है इंडेक्सेशन के नंबर से। और उसके बाद आज उसका सेल कंसिडरेशन है, उसके बाद जो कैपिटल गेन आता था उसके ऊपर 20% टैक्स देना है। या जो आपने 2001 या 2002 में जो भी प्रॉपर्टी खरीदी और आज बेच रहे हो
उसके ऊपर 10% देना था। ये दो आपके पास ऑप्शन रहते थे। उसको सरकार ने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। मुझे लगता है आने वाले पीरियड में जो आम इन्वेस्टर है वो ये देखेगा कि गेन होगा कि नहीं होगा, रिटर्न सेकेंडरी पार्ट है। और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया सरकार ने कि एटलीस्ट ये बोला कि जो आपने पुरानी प्रॉपर्टी खरीदी है उसके ऊपर आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें सिंपल लॉजिक है कि अगर 10-12%, 14%, 15% तक अगर रिटर्न रहा प्रॉपर्टी का, जो सारी प्रॉपर्टी का, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी का है, पुराना सिस्टम फायदे में रहेगा। और 15% के ऊपर आपका CAGR है तो नया टैक्स आपके फायदे में रहेगा, 12.5% वाला। आपका फॉर एग्जांपल जैसे 1 करोड़ में इंडेक्सेशन लगा के आप आज के दिन में 5 करोड़ में बेच रहे हैं, तो उसका लगभग कोई टैक्स आएगा आपका 1 से 1.5 करोड़ के बीच में। सिमिलर अगर आप डायरेक्टली 1 करोड़ माइनस 5 करोड़ करें तो सीधा 4 करोड़ पे आपका 12.5% टैक्स बैठेगा। तो उस हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं और ग्रोथ आपका अच्छा हुआ है प्रॉपर्टी में, तो बेटर रहेगा कि आप पुराने प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन ले, जिससे आपका टैक्स कम लगेगा, आपको थोड़ी उसमें बेनिफिट होगी। बट अगर आपका खरीदारी आपने अगर वो कम पीरियड में करी हुई है, उसमें और ग्रोथ ज्यादा नहीं है, तो उसमें बेहतर होगा कि आप नए पॉलिसी में जाए, बिकॉज उसमें आपको टैक्स कम बैठेगा, बिकॉज आपका प्रॉफिट कम हुआ है तो आपको टैक्स कम भरना है बेसिकली। ये तो हुई सीधी सीधी बात, लेकिन कई और बारीक बातें हैं LTCG को लेकर जिन पर गौर करना जरूरी है। क्या सभी एसेट पर दोनों नियम लागू होंगे? अगर पार्टनरशिप में या कंपनी के नाम प्रॉपर्टी है तो उस पर क्या नियम होंगे? NRIs निवेशकों के लिए क्या नियम होंगे? ऐसी तमाम बारीकियां हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। हर किसी के लिए लागू नहीं है, तो इसमें जिनके ऊपर लागू नहीं है मैं आपको क्विकली बता देता हूं। पहले तो इंडेक्सेशन सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के सेल के ऊपर अवेलेबल है, यानी कि अगर आपने सोना, चांदी इत्यादि अगर बेचा है तो उसके ऊपर इंडेक्सेशन नहीं अवेलेबल होगा। दूसरा, ये इंडेक्सेशन केवल इंडिविजुअल्स और HUF को अवेलेबल है, यानी कि कंपनीज है, फर्म्स है, LLPs है, एसोसिएशंस है और कोई एंटिटी है, उनके लिए अवेलेबल नहीं होगा। और इंडिविजुअल्स में भी ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को अलाउड है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस को अलाउड नहीं है। सो NRIs के लिए इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने जैसी है। फिर अगर आपका असेट, लैंड प्रॉपर्टी बेच के आप दूसरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, या सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54EC का बेनिफिट लेने जा रहे हो, तो इन केसेस में भी आपको इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको सारे टर्म्स कंडीशंस, आपके कंडीशंस जो हैं वो मीट होते हैं और आपके इंडेक्सेशन अलाउड है आपके केस में, इस केस में अगर आपने इंडेक्सेशन लगाने के बाद आपको एक लॉस आता है, तो ये लॉस ना आप इस साल के किसी इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हो, ना ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले साल में किसी और इनकम के लिए सामने एडजस्ट करने के लिए। तो ये 4-5 चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर आपने ध्यान से समझी है तो आप अच्छी तरह से इसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आशा है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर सवालों पर जो भी क्लैरिटी है वो मिल गई होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र के अलीबाग में 11 करोड़ का एक आलीशान विला जो आपको मिल सकता है 1.5 करोड़ में। छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम आपको लेकर आए हैं अलीबाग में। महाराष्ट्र का ये अलीबाग इलाका है और यहाँ पर हम एक फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शनल ओनरशिप के तहत ही ये प्रॉपर्टी है। इसकी टोटल जो कीमत है वो करीब करीब 11 करोड़ है, लेकिन अगर हम इसको फ्रैक्शनल ओनरशिप के तहत देखें तो ये करीब 1-1.5 करोड़ के अंदर आपको मिल जाती है। कैसे मिलती है वो आपको बताएंगे, फ्रैक्शनल ओनरशिप काम कैसे करता है वो आपको बताएंगे, और इसमें कितना फ़ायदा होता है, क्या आपको चुनौतियां आती हैं या क्या चैलेंजेस आते हैं और कहां कहां आपको सावधान रहना है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे।
ये योर्स की प्रॉपर्टी और हमारे साथ मौजूद हैं योर्स के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विजय सुब्रमण्यन। विजय सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। योर्स का जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह का है? ग्रेट, थैंक यू दीपक जी। आई विल बी वेरी हैप्पी एक्सप्लेनिंग दिस। अब योर्स का जो कॉन्सेप्ट है, हम शुरुआत इस तरह करते हैं। पहले हम अपना जो इक्विटी है वो प्रॉपर्टी खरीदने में लगाते हैं। उससे एक बड़ा फायदा ये होता है कि उसका जो लीगल क्लियरेंसेस जो होता है, चाहे अलीबाग हो, ऊटी हो या गोवा हो, हर तरह का अपना अपना एक खासियत होता है लॉज के, स्टेट लॉज के, ओनरशिप के, टाइटल के, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ पेपर्स के, सारे इश्यूज हैं उसमें। तो ये सारा इश्यूज पहले सॉर्ट हो जाता है। मार्केट में जाने से पहले हम ये इश्यू सॉर्ट करके जाते हैं, तब कि आपको लीगल ड्यू डिलिजेंस से आपको करना नहीं पड़ता, और करना हो तब हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट पड़ा भी है आपको लेने के लिए। एंड सिंस वी आर इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टी, वी आर फेयरली श्योर अबाउट ए लोकेशन, टू द क्वालिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, द पोटेंशियल फॉर अप्रिसिएशन। ये सारा जानकर एंड लुकिंग एट द पॉपुलैरिटी ऑफ ईच डेस्टिनेशन, वो डिसीजन लिया जाता है। ओके, दैट्स हाउ वी वर्क। अभी आप कहाँ पर काबिज हैं, किन किन शहरों पर काबिज हैं? मौजूदा वक्त में आपकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं और आने वाले वक्त में कितनी प्रॉपर्टीज आप टारगेट लेकर चल रहे हैं? तो अभी हम शुरुआत किए थे गोवा से। गोवा में ज़्यादा फोकस भी है, क्योंकि गोवा ऐसा एक डेस्टिनेशन जहाँ सारे लोग आते हैं, हर शहर से, हर प्रांत से आते हैं, चाहे एनआरआई हो, चाहे देशी लोग, दिल्ली, गुवाहाटी, सब लोग वहाँ आते हैं, और एक बहुत पॉपुलर सा डेस्टिनेशन है वो। दूसरा अलीबाग में है। अलीबाग इज़ क्लोज टू साउथ बॉम्बे, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्सेस। आना जाना आसान पड़ता है। अब जब NTH भी बन जाएगा और पूरा कनेक्टिविटी हो जाएगा नया एयरपोर्ट से, तब तो ये बहुत अप्रिसिएशन हो जाएगा इवेंचुअली। तीसरा है हिल स्टेशंस लाइक कसौली, ऊटी। राइट नाउ वी फोकस ऑन ऊटी कूनूर एज अ हिल स्टेशन, बट आवर एम्बिशन इज टू गो टू अदर डेस्टिनेशंस लाइक कसौली एंड अदर प्लेसेस। ठीक है, एक सबसे अहम पॉइंट ये होता है कि एक बहुत अच्छा मॉडल है ये फ्रैक्शनल ओनरशिप का, कि ठीक है 11 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप पूरी क्यों खरीदें? आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ उसमें इन्वेस्ट करें और उस पैसे में आप ऐसी 10 प्रॉपर्टी को ओन करें। बहुत ही अच्छा मॉडल है। रिटर्न किस तरह के मिल पा रहे हैं? सो एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और ये रेजिडेंशियल लार्ज विलास है। इसमें आप इंडिया के सारा हिस्ट्री भी देख लो तो आपको ये पता चलेगा कि रेजिडेंशियल रिटर्न्स जो है, रेंटल रिटर्न्स ज़्यादा नहीं है। इट्स वेरी अबाउट 3-3.5% प्री टैक्स होता है। दूसरा ये है कि विलास एंड वेकेशन रेंटल कंपनीज का प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कंपेयर टू से कमर्शियल रियल एस्टेट। वहाँ पे आप जब टेनेंट लेते हो, 5 साल का एग्रीमेंट होता है, सालों साल एस्केलेशन होती है, आपको एक प्रेडिक्टेबिलिटी दिख जाती है कि इतना रेंट तो मेरे को मिलना है। रेजिडेंशियल में वो गारंटी होती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, योर्स जो मॉडल है, वी आर फोकसिंग ऑन पीपल हु वांट टू ओन अ होम। एस्पिरेशनल है, खरीदना चाहते हैं, रहना चाहते हैं बड़े विले में, बट वो इतना बड़ा प्राइस पॉइंट होता है कि वो आगे जा नहीं पाते हैं। एक वो सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट है, चाहे उनके पास पैसा भी हो, हम यही कह रहे हैं, आप जो कह रहे थे अभी, कि क्यों आप सारा पैसा एक लगाना चाहते हो जहाँ पे आप यूज ही नहीं करने वाले मोर देन 15% ऑफ योर टाइम। सो हम कह रहे हैं कि आप इसको एलोकेट कीजिए किस तरह कि 4-5 घर आपके पास हो जाएं। ऑल आर लार्ज विलास विद प्राइवेट पूल्स एंड कॉन्सियर्ज एंड शेफ्स एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। अब रिटर्न की जब बात करते हैं, वी आर फोकस्ड ऑन लाइफस्टाइल एंड कैपिटल गेन। सिंस ये शेयर होल्डिंग है, 8 शेयर्स जो होते हैं हर प्रॉपर्टी में, इनको आप 3, 4, 5 साल बाद आप उसको बेच सकते हो, और हम उसको वी विल हेल्प यू सेल इट फॉर यू इन द मार्केट। इस फ्रैक्शनल ओनरशिप पर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा है क्योंकि सेबी ने भी अब इसको रेगुलाइज कर दिया है। मेरा आपसे सवाल सर ये होगा कि अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो ड्यू डिलिजेंस किस तरह से करे, क्योंकि छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, भले ही एक पार्ट है, फिर भी वो करोड़ों में है। तो ड्यू डिलिजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है और अगर करें तो कैसे करें? क्योंकि प्रॉपर्टी में तो हम कर लेते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल ओनरशिप में चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपकी पॉइंट जो आपने खड़ा किया है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के इस मार्केट में, हालांकि ये कॉन्सेप्ट नया है और ये इम्पॉर्टेंट है कि पता चलना है कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर कौन है, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर कौन है। वन वे टू नो इट, एक तरफ पहचानने की तरीका ये है कि पता करना कि इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाया कि नहीं लगाया, प्रोमोटर ने अपना पैसा लगाया कि नहीं। हमारे इन योर्स what we do is we invest our equity into the property before we put up for fractions. हम जो नहीं करते हैं वो तीसरे किसी प्रॉपर्टी या विला को हम हमारे वेबसाइट में डाल के हम कह रहे हैं कि इसको फ्रैक्शन कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा एक सवाल ये बनता है सर कि जो भी आपका पार्टनर है, जो भी शेयर होल्डर है, अगर वो एग्जिट करना चाहता है तो एग्जिट क्लॉज क्या होता है? तो एक तो सिंस इट्स अ शेयर, उनका जो STCG LTCG जो होल्डिंग पीरियड है वो वैलिड होगा, हमारी तरफ से कोई लॉक इन नहीं है। नंबर 2,
जब आपको एग्जिट करना हो तो आप यू कैन फाइंड अ शेयर होल्डर विद इन योर फ्रेंड्स कम्युनिटी एंड टेल अस इसको ट्रांसफर कर दीजिए, शेयर ट्रांसफर हम कर देंगे। शेयर होल्डिंग इज डीमैटेड, सो इतना ट्रांसपेरेंसी हम मेंटेन करते हैं। नंबर 2, इफ यू कांट फाइंड, सब आपको अपना शेयर होल्डर या फ्रेंड कोई नहीं मिला तो आप हमको यू कैन गिव इट टू अस सेइंग लुक प्लीज सेल इट ऑन माय बिहाफ, मैं अपने प्लेटफॉर्म में डाल दूंगा, क्योंकि हालांकि हम इतने मार्केटिंग कर रहे हैं तो काफी सारा इंक्वायरी आती रहती है, कोई ना कोई हमको मिल ही जाएगा कि इसको हम नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में उसको हम एग्जिट करा देंगे उनको। अब मैं समझना चाहूँगा कि ये जैसे ये प्रॉपर्टी है आपकी, इसमें हमने फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्ट किया तो हमने इसमें शेयर होल्डर हम हो गए और उसके बाद 40-45 डेज हमको मिलते हैं पर ईयर यूज़ करने के लिए, तो पर ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है? और अगर जब हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते हैं उस दौरान जो ग्रॉसरी है या जो भी फूडिंग है, इन सब का खर्च कितना आता है? अब उसको कैसे डिफाइन किया आपने? तो मैं एक स्टेप बैक लेके बताता हूँ। हमारे प्राइसिंग के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक शेयर का प्राइस होता है, दूसरा एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, तीसरा है वन टाइम सिंकिंग फंड, एंड लास्टली लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग ऑल द एग्रीमेंट्स। Annual maintenance cost covers everything. When I say everything, pool maintenance, lawn maintenance, chef salaries, caretaker salaries, security salaries, property taxes, power bills, internet bills, linen purchase and discards, replacement of linens, furnishings, सारा and daily housekeeping, ये सारा कुछ cover हो जाता है। जब आप shareholders use करने आते हैं, the only thing they pay for is for the groceries and fruits and vegetables. They want to give it to the cook to make it comfortable for them. अभी कहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज हैं, कंपनी की टॉप लाइन क्या है और अगले 5 साल की फ्यूचर प्लानिंग क्या कर रहे हैं? Right now we own assets close to 70 crores. That's our top line in terms of saleable inventories. We have 3 finished properties and 3 under construction properties at the moment, and we're exploring this year at least another 3 more. And 2025 में we expect to add another 15 more villas into it. So 15 into 8 उतने shareholders हमको लाने पड़ेंगे उसके अंदर. And धीरे धीरे over the next 3 years we should be touching close to about 80 to 100 properties. We're also exploring international destinations because ये concept international में बहुत famous है. सबसे important बात यह है कि जब भी आप किसी फ्रैक्शनल ओनरशिप प्रॉपर्टीज में जाएं, देखें तो ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। एक बेहतर कंपनी हो, बेहतर होगा लिस्टेड कंपनी हो, क्योंकि सेबी ने ऑलरेडी इसको एसएम रीट के तहत लिस्ट होने के लिए रेगुलेशंस ऑलरेडी लेकर आ ही चुकी है। तो कोशिश करें कि बेहतर और ड्यू डिलिजेंस करने के बाद कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा हो, सारी चीज़ें अपनी ड्यू डिलिजेंस से करें और तभी किसी प्रॉपर्टी में निवेश करें। तो ये हमारी कोशिश थी आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप के मार्केट को टच करने की, एक प्रॉपर्टी दिखाने की जो अब ट्रेंड तेजी से बढ़ता हुआ भारत में दिख रहा है। आप देख रहे थे जी बिजनेस, मैं हूं दीपक यादव। बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच दीपक जी। थैंक यू वेरी मच।